अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की फौरी मुआफ़ी की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। तौहीन आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर तमाम TV चैनल्स को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नशर होती रही तो कोई मसला नहीं, मगर कोर्ट की कार्रवाई नशर होने से पैमरा को मसला हो जाता है। अदालत ने पैमरा के नोटिफिकेशन पर जवाब भी तलब किया। चीफ जस्टिस ने वकील से कुरान पाक से गीबत गोई से मुतालिक आयात भी पढ़वाईं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा को अपने जवाब पर नजरसानी करने के लिए मोहलत दे दी। कहा कि अगली बार तौहीन अदालत कानून पढ़ कर आएँ। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की फौरी माफ़ी की इस्तदा को मुस्तरद किया है। तौहीन आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाम TV चैनल्स को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नशर होती रहीं तो कोई मसला नहीं, मगर कोर्ट की कार्रवाई नशर होने पर पैमरा को मसला है। अदालत ने पैमरा के नोटिफिकेशन पर जवाब तलब कर लिया। मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वावडा के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। फारूक नसीम ने मुस्तफ़ा कमाल की 16 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर माफ़ी का बयान पढ़कर सुनाया। इस्तदा की कि मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत माफ़ी कबूल करके तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म की जाए। जस्टिस काजी फाइज ने रिमार्क्स दिए, हमें किसी को तौहीन का नोटिस देने का शौक नहीं। TV चैनल्स ने 34 मिनट तक ये तकरीर नशर की। क्या अब इन TV चैनल्स को भी नोटिस करें? अटॉर्नी जनरल ने कहा, मेरे ख्याल में नोटिस बनता है। चीफ जस्टिस ने कहा, पैमरा ने अजीब कानून बना दिया है कि कोर्ट की कार्रवाई रिपोर्ट नहीं होगी। ये ज्यादती है। कार्रवाई क्यों रिपोर्ट नहीं होगी? हम अभी कुछ नहीं कर रहे, पहले इनका कंडक्ट देखेंगे। अदालत ने पैमरा के नोटिफिकेशन पर जवाब तलब कर लिया। बाद अदालत ने मुस्तफ़ा कमाल की फौरी माफ़ी की इस्तदा मुस्तरद करते हुए तौहीन आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर तमाम TV चैनल्स को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने तमाम TV चैनल से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा को भी अपने जवाब पर नजरसानी करने और दोबारा जवाब जमा करवाने की मोहलत दे दी। जस्टिस इरफान सादत ने कहा, आइंदा समाअत पर तौहीन अदालत का कानून और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से फैसले पढ़ कर आएँ। केस की मज़ीद समाअत 28 जून तक मुलतवी कर दी गई। माफ़ी मांगना कोई गुनाह नहीं, लेकिन माफ़ी मांगने के लिए कोई काम गलत भी तो होना चाहिए। अदालत का जो फैसला भी हो उस पर अमल करूंगा। अभी मुस्तफ़ा कमाल का केस सुना गया है, जब मेरा केस सुना जाएगा तो पता चलेगा। सेनेटर फैसल वावडा के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि माफ़ी तो थड़े पर बैठे इंसान से भी मांगी जा सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़त की बात की थी। चीफ जस्टिस और उनके बेंच की पहले भी इज्जत की है। अदलिया के वक़ार को 140वें नंबर से पहले नंबर पर देखना चाहता हूँ। मैं एक्सप्लेन करती तो अभी तो मुझे सिर्फ ये बताया गया कि नेक्स्ट डेट में आपने आना है, वो डेट आपको बता देंगे और उनको भी बुलाया साथ। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट डेट में है क्या। माफ़ी तो थड़े के ऊपर बैठे हुए आदमी से ही मांगी जा सकती है, कोई मसला नहीं। माफ़ी मांगना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन माफ़ी के लिए कोई गलती भी तो करनी ज़रूरी है। जो चीफ जस्टिस साहब है, उनकी ऑनेस्टी का, मैं उनकी अपॉइंटमेंट से पहले भी कहा था, उनके बेंच की भी रिस्पेक्ट और ईमानदारी की बात है, तो मुझे उनके आगे तो पेश होने में कोई अबाम नहीं है। जो उनका फैसला होगा वो मैं मंजूर करूँगा। मैं बहुत रिस्पेक्टफुली उनकी कोर्ट की भी इज़्ज़त करता हूँ और 3 जजेस की भी, बेंच की भी करता हूँ। मैं अदलिया का वक़ार को, अदलिया की इज़्ज़त को 140वें नंबर से 1 नंबर पे देखना चाहता हूँ। ये मेरी ख्वाहिश है और यही मुल्क की बेहतरी का रास्ता है कि अदल और इंसाफ का निज़ाम ठीक हो जाएगा, पाकिस्तान ऑटोमेटिकली तरक्की में चलेगा। और अदलिया से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली है। चीफ जस्टिस से अच्छे माहौल में बात हुई है। सूद से मुतालिक बात असेंबली में भी की थी। मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तवज्जो दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एपलेट बेंच फिक्स होना है। भुट्टो साहब ने आइन में लिखवाया था कि हम सूद को जल्द ख़त्म कर देंगे। सूद खाने वाले अल्लाह और रसूल से जंग लड़ रहे हैं। सिंपली हमने अनकंडीशनल अपॉलजी टेंडर की है सुप्रीम कोर्ट के सामने, और हमने दूसरा पॉइंट उसमें सिर्फ ये लिखा कि रिबा के हवाले से जो 2 सालों से सुप्रीम एपेलेंट बेंच में जो बेंच बनना है, उस बेंच के लिए इस्तदा की। अगर उसमें हमें ख़ुद भी जो है वो एप्लीकेशन लगानी है तो वो हम भी लगाएंगे। ये वो बात है कि जो मैंने पहले पार्लियामेंट में खड़े होकर अप्रैल में की, मई में फिर पार्लियामेंट में खड़े होकर 16 मिनट की बात की, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी हमारी जिसके ऊपर ये कॉन्टेम्प्ट हुआ, उसमें भी यही बात है। आज का ये सारा माहौल बहुत ज़बरदस्त था, अच्छा था। जज साहब ने, तीनों जज
ऑनरेबल जजेस ने और स्पेशली चीफ जस्टिस साहब ने जो कुरान का हवाला दिया है, कुरान की बात की है, आइन के प्रियम्बल की बात की है कि वेयर इज द सोवरेनिटी बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह अलोन, ये बात है, ये बहुत ही इनकरेजिंग बात है। बानी पीटीआई और दीगर रहनुमाओं के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त करने का फैसला कर लिया गया है। ज़राए का कहना है कि पीटीआई रहनुमाओं को जमानत न होने वाले मुकदमात में गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई के खिलाफ 42 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें से 19 में वो जमानत नहीं ले सके। शाह महमूद कुरैशी ने 16 में से 3 केसेस में जमानत नहीं ली। हमाद अजहर ने तमाम 3 केसेस में जमानत नहीं ली। मुराद सईद ने भी 8 में से 2 मुकदमात में जमानत नहीं ली। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि साबिक सदर आरिफ अलवी ने बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा कर दिया है। फैसलाबाद में वकला से खिताब में कहा कि बानी पीटीआई को कह रहे हैं कि मुल्क छोड़कर चले जाओ। कहता है मुल्क नहीं छोड़कर आऊँगा। आपको खौफ है कि बानी पीटीआई आज़ाद होगा तो क्या होगा। उन्होंने 7 नुकाती एजेंडा पेश किया। कहा सबसे पहले स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए, देखें कि मुल्क कौम के हालात हैं क्या, गुस्सा और नफरत ख़त्म करें, कानून की बालादस्ती बहाल करें और सियासी जमात का मैंडेट वापस करें। महाजराई नहीं कर रहे, अपना हक मांग रहे हैं। तरक्याती मंसूबों पर कट लगाना कम ज़रफ़ी है। अगर ये कटौती बहाल न की तो दमादम मस्त कलंदर होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इनसे हुकूमत नहीं चल रही, बजट पेश नहीं कर पा रहे। इनसे पूछा जाए गैस महंगी कर रहे हैं तो पैसा कहाँ जा रहा है। सूबा चलाना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। हमारे हक पर महाजराई हुई तो ये लोग कर रहे हैं। लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इनको वार्निंग दे रहा हूँ। शासन को समझता नहीं हूँ, इस गवर्नर को इसकी अहलियत है कि मैं इसका नाम लूँ। इतने दिनों से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, बार बार आता है, फिर कभी एक बात कभी दूसरी बात। इस तरह तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब तो घुस के दिखा के पिया उसमें। मैं इज्जत के लिए, एक सिस्टम के लिए बर्दाश्त कर रहा हूँ। रोजाना बैठ के 9 मई का मुल्ज़िम, वो दही भी बना हुआ है, गवाह भी बना हुआ है, तू जज बना हुआ है, तू गवर्नर आदमी अपने गवर्नर। और पाकिस्तानी वफ्द का दौरा चीन, वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना का पाक चाइना बिजनेस फोरम से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा कि दुनिया को चीन की तरक्की से सीखना होगा। पाकिस्तानी ताजिर चीनी मॉडल बनाएं, अपनी मसनूआत को चीन की तरह पेश करें। इसहाक डार ने कहा कि SIFC सरमायाकारी के लिए इक़दामात कर रही है। मोहम्मद औरंगजेब ने मुल्क में सब अच्छा है की नवीद सुना दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजनेस फोरम से खिताब। पाकिस्तानी ताजिरों को चीनी मॉडल अपनाने का मशवरा दिया। कहा पाकिस्तानी कंपनियां अपनी मसनूआत बेहतर तरीके से दुनिया में पेश करें। दुनिया को चीन की तरक्की से सीखना चाहिए। Let's start this journey today and follow this Chinese model, and I have to also accept and appreciate dynamism of Chinese leadership, President Xi Jinping, how he has evolved a wonderful system to bring peace in this world. नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा कि SIFC सरमायाकारी के लिए इक़दामात कर रही है। Let me assure you, we are all there to help you, to assist you. We are here to do the matchmaking. So I would urge you that please look into the possibilities, the potentials Pakistan has, and keep in mind that the labor cost is very competitive right now in Pakistan. वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह में नुमाया कमी आई है। Inflation, which was a real issue in Pakistan, it had peaked at about 38%, has come down to a little over 11% in May. पाक चाइना फोरम में पाकिस्तानी और चीनी ताजिरों ने शिरकत की। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $25 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी है। ADB के मुताबिक इस प्रोग्राम के जरिए पाकिस्तान को उसके तरक्याती अहदाफ के हुसूल में मदद मिलेगी। IMF से क्लीन चिट मिलने के बाद एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से पाकिस्तान की मदद $25 करोड़ का कर्ज मंजूर। एशियाई तरक्याती बैंक के एलामिया के मुताबिक कर्ज हुकूमत को इंफ्रास्ट्रक्चर में पायदार सरमायाकारी में मदद के लिए फराहम किया जाएगा। फंड से हुकूमत को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की खिदमत में मदद मिलेगी। एलामिया के मुताबिक एशियाई तरक्याती बैंक मुआशी तरक्की के लिए हुकूमती पॉलिसियों पर अमल दरामद के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम को फरोग दे रहा है। ये ADB के सरकारी मैनेजमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है। निजी सरमायाकारी को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए राग़िब करने से हुकूमत को सरकारी शोबे में इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों में खला को पुर करने में मदद मिलेगी। और कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की तश्कील कब होगी, बजट कब पेश किया जाएगा, मामला ताख़ीर का शिकार हो गया है। वज़ीर आज़म का दौरा चीन 8 जून तक जारी है। काउंसिल की तश्कील वज़ीर आज़म के दौरे के बाद मुतवक्के है, जबकि वफाकी बजट 12 जून को पार्लिमान में पेश किए जाने का इम्कान है।
कौमी इक्तिसादी कौंसिल की तश्कील न हो सकी। बजट के कदोखाल की मंसूरी ताखीर का शिकार। बजट तारीख का ऐलान कौंसिल इजलास के बाद मुमकिन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन 8 जून तक जारी रहेगा। दौरे के बाद कौमी इक्तिसादी कौंसिल तश्कील दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की सिफारिश पर सदर मुमलिकत कौमी इक्तिसादी कौंसिल की तश्कील की मंजूरी देंगे। कौंसिल के चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म होंगे। चारों सूबाई वज़ीर आला, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल के मेंबर होते हैं। इजलास 10 जून को होगा। रवा माली साल का कौमी इक्तिसादी सर्वे 11 जून को पेश किया जाएगा। सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एहसन जफर बख्तावरी कहते हैं कि 500 अरब रुपए गंदम की दरामद पर ज़ाया किए गए। डॉलर का रेट 295 पर रखकर बजट बनाया गया तो महंगाई मजीद बढ़ेगी। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि टैक्स हदफ बढ़ाएं लेकिन 1500 अरब रुपए SOEs पर ज़ाया ना करें। सर, हमने तो काफ़ी सारी तजावीज़ात जो हैं अपनी गवर्नमेंट को भिजवा दी हैं और उसमें हम ये समझते हैं कि जो गवर्नमेंट 3600 अरब का एडिशनल टैक्स कलेक्शन का रेवेन्यू टारगेट सेट कर रही है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन अगर हमने IMF पैकेज में जाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक ऐसा वो करें। लेकिन मसला ये है कि ये डॉलर रेट 295 के ऊपर बनाया जा रहा है बजट जो हमने सुना है, और अगर डॉलर की प्राइस 295 तक जाती है तो पाकिस्तान में एक महंगाई का तूफ़ान आएगा। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हुकूमत अद्वियात के ऊपर भी सेल्स टैक्स लगाने जा रही है तो हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं कि एटलीस्ट जो अद्वियात का शोबा है, जो लोगों को, मरीज़ों को सस्ती अद्वियात मिलनी चाहिए, उसके ऊपर भी सेल्स टैक्स लग रहा है। तो देखें, हम ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि आप टैक्स कलेक्शन का हदफ ज़रूर बढ़ाएं और उसमें यह है कि जो SOEs के ऊपर हम 1500 अरब रुपए ज़ाया कर देते हैं, उसके अलावा जो हम गंदम की प्रोक्योरमेंट पे 400 से 500 अरब ज़ाया कर देते थे, तो आप ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लेके आएँ जिसमें जिस प्रोडक्ट के ऊपर सेल्स टैक्स है उसके ऊपर एक QR कोड हो। जब वो कंपनी से मैन्युफैक्चर हुई है चीज़, किस डिस्ट्रीब्यूटर के पास गई, उसके बाद किस रिटेलर ने सेल आउट की, और ये कंप्लीट ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम अगर इन प्लेस हो जाए तो इससे भी 1500 अरब के हम समझते हैं कि एडिशनल टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट हो सकता है। और हम ये चाहते हैं कि ये जो 3600 अरब का एडिशनल टैक्स टारगेट है ये एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के ऊपर नहीं डलना चाहिए। गवर्नमेंट को नए टैक्स पेयर्स तलाश करने चाहिए और नए एवेन्यूज़ और सोर्स ऑफ रेवेन्यूज़ ढूंढने चाहिए। और मारूफ समाजी कारकुन सारिम बर्नी को अमेरिका से वापसी पर एंटी ह्यूमन एंड ट्रैफिकिंग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कराची एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी हुई। सारिम बर्नी का कहना था कि जिन लोगों ने उनकी ज़ात पर कीचड़ उछालने की कोशिश की है उन्हें भरपूर जवाब दिया जाएगा। समाजी कारकुन सारिम बर्नी गिरफ्तार। इंसानी स्मगलिंग के संगीन इल्जामात। सारिम बर्नी को अमेरिका से कराची वापस पहुंचने पर हिरासत में लिया गया। FIA ज़राए के मुताबिक सारिम बर्नी को अमेरिकी हुकूमत की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया। सारिम बर्नी पर 25 से ज़ायद बच्चों को गैरकानूनी तरीके से अमेरिका भेजने का इल्ज़ाम है। दौरा अमेरिका के दौरान अमेरिकी हुक्काम की जानिब से सारिम बर्नी की कड़ी निगरानी की जा रही थी। वतन वापसी से कबल वीडियो पैगाम में सारिम बर्नी का कहना था कि कभी कोई गलत काम नहीं किया, हमेशा चुप रहा, लेकिन जो नहीं बोलना चाहता था अब वो भी बोलूँगा। बहुत सारी बातों का लोगों को इंतज़ार है। मैं आऊँगा पाकिस्तान में इंशाल्लाह। बहुत सारे लोगों ने मेरी ज़ात पे कीचड़ उछाले हुए, इंशाल्लाह भरपूर, जिसे कहते हैं ना, भरपूर जवाब देना है वो। और हमेशा चुप रहा हूँ लेकिन अब बोलूँगा और अच्छा खासा बोलूँगा। सारिम बर्नी की अहलिया ने इल्जामात को घटिया करार दिया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इस मामले को कानूनी तरीके से हैंडल कर रहे हैं। ज़ाहिर अब लीगली उस चीज़ को वो हैंडल करेंगे जो भी सूरत हाल है, क्योंकि जो मैंने इल्जामात अभी देखे हैं मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है। ये तो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है कि किस किस्म के घटिया इल्जामात हैं। तो ये अब लीगल केस है, लीगल ही तरीके से ये हैंडल होगा। FIA ज़राए के मुताबिक सारिम बर्नी के खिलाफ मुकदमे का ड्राफ्ट पहले से ही तैयार कर लिया गया था। उनके खिलाफ जो इंक्वायरी चल रही थी उसे FIR में मुंतकिल करके उन्हें बाकायदा तौर पर गिरफ्तार किया गया है। कराची के व्लॉगर को पाक भारत टाकरे पर सिक्योरिटी गार्ड से सवाल पूछना महंगा पड़ गया। सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग करके साद को कत्ल कर दिया। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलजिम गार्ड का कहना है कि मुझे समझ नहीं आया कि गोली कैसे चल गई, जबकि अहले इलाका ने गैर तरबियत याफ्ता गार्ड भर्ती करने वाली सिक्योरिटी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। तफसीलात खुरम गुलजार की रिपोर्ट में। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा कौन जीतेगा? सवाल व्लॉगर की जिंदगी का आखिरी सवाल बन गया। बेरहम सिक्योरिटी गार्ड ने गोली मार दी। 35 साला साद अली जान से गया। चश्मदीद गवाह शहरियार ने बताया
पाक भारत मैच पर लोगों से बात कर रहा था। नहीं मालूम सिक्योरिटी गार्ड ने क्यों फायर किया। गार्ड के पास वो लड़का गया, उसने सलाम दुआ करी कि हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। गार्ड ने ओके किया। जब वो साथ कैमरा लेके आया तो पता नहीं गार्ड को क्या हुआ, उसने एकदम से फायर मार दिया। फिर जब बात वहाँ पे पता करना शुरू हुए तो उसने बोला, वहाँ के लोगों को ने बताया कि भाई ये तो गार्ड 3-4 दिन से हमें बोल रहा है कि मेरे से गन ले लो नहीं तो मैं किसी को भी मार दूंगा। मुल्जिम सिक्योरिटी गार्ड कहता है मेरा सर चकराता है, मुझे नहीं मालूम कैसे गोली चली, मुझसे गलती हो गई। ये दिल सही नहीं, दिमाग सही नहीं, पेट खराब हो गया, पानी खराब हो गया, हम ये पता नहीं। माँ बाप का इकलौता सहारा और 2 बच्चों का बाप साथ कुछ अरसे कबल रोजगार की तलाश में दुबई भी गया था। अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि गैर तरबियत याफ्ता गार्ड्स भर्ती करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कंपनियों का फॉल्ट है ना, कंपनियों को देखना चाहिए कि ये बंदा कैसे है, वो पीछे से बिलोंग कहाँ से करके आया, उसका रिकॉर्ड कैसा था। तरबियत न होने के बाइस 1 साल के दौरान सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथों बच्ची समेत ये तीसरा कत्ल है, जबकि इत्तफाकिया तौर पर अपने ही असलहे से गोली चलने से कई सिक्योरिटी गार्ड खुद जख्मी भी हो चुके हैं। लेकिन सिक्योरिटी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई न करना तशवीशनाक बात है। कुछ मौसम की बात करेंगे। रावलपिंडी में मौसम की अंगड़ाई, आसमान पर काले बादलों के साथ ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मजीद जानते हैं इसरार खान से। जी इसरार, बताएगा क्या कहना है महकमा मौसमियात का? जी बिल्कुल, इस वक्त अगर हम मौसम की बात करें तो रावलपिंडी शहर में इस वक्त ठंडी हवाओं का राज है। चारों तरफ आसमान पर काले बादलों का डेरा है और बिल्कुल यकबस्ता हवाएं चल रही है और साथ साथ एक तूफान की सूरत हाल है। और जबकि महकमा मौसमियात की तरफ से कल से जो है ना बालाई पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी के साथ गरज चमक बारिश का इम्कान जाहिर किया था, लेकिन इस वक्त मैं रावलपिंडी शहर के बिल्कुल लियाकत बाग के करीब मौजूद हूँ और पूरा रावलपिंडी शहर इस वक्त चारों तरफ से बादलों में, बिल्कुल गहरे बादलों में जो है ना वो जकड़ा हुआ है और साथ साथ तूफान और मिट्टी का एक तूफान भी है जो कि चल रहा है। और अगर आप देख सके मेरा कैमरामैन इस वक्त दिखाएं आपको, तो मेरे अकब में और चारों तरफ जो है ना अंधेरा छाया हुआ है और एक तूफान सा है और उम्मीद की जा रही है कि इस तूफान के बाद यकीनी तौर पर बारिश भी होगी और हो सकता है कि ये बारिश का सिलसिला आज पूरी रात जारी रहे और इससे ये होगा कि मौसम जो है ना काफी जो है ना तब्दील हो जाएगा और काफी अरसे से जो गर्मी की जो शिद्दत थी उसमें जो है ना कमी आएगी। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। और गर्मी की शदीद लहर से हुए बच्चे भी परेशान। गर्मी दूर भगाने के लिए बच्चों ने किया स्विमिंग पूल्स का रुख। नन्हे तैराक पानी में डुबकियां लगाकर खूब एंजॉय कर रहे हैं। मजीद बताएंगी महपारा जमान अपनी रिपोर्ट में। और खेलों की दुनिया से खबर है। T20 वर्ल्ड कप के 7वें मैच में नेदरलैंड्स ने नेपाल को बासानी 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। नेदरलैंड्स ने नेपाल का 107 रन का हदफ 19वें ओवर में 4 विकेटों पर पूरा कर लिया। ब्रिजटाउन और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का मैच बारिश के बायस मनसूख कर दिया गया। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। स्कॉटलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 10 ओवर्स में 90 रन स्कोर किए थे। बारिश के बायस खेल रोक दिया गया। मुसलसल बारिश की वजह से एम्पायर्स ने मैच खत्म करने का फैसला किया। ग्रुप ए के मैच में आज भारत का मुकाबला आयरलैंड से होगा। और अब आपको ये बताएं कि कराची की गर्मी से जानवर भी हुए परेशान। गर्मी में चिड़ियाघर के जानवरों के लिए कैसे इंतजाम किए जाते हैं, बताएंगे हमारे नुमाइंदे वजाहत अली आबदी। जी बताइएगा। आज देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची चिड़ियाघर के अंदर, जहां गर्मी से बचाव के लिए हाथी को पानी के पौंड में नहलाया जा रहा है। एक तरफ कराची की आवाम गर्मी से बेहाल है, वहीं दूसरी जानिब कराची चिड़ियाघर के अंदर रहने वाले बेजुबान जानवर भी गर्मी से, तपती हुई गर्मी से बेहाल हैं। मेरे अकब में अगर आप दिखा सकें तो ये देखें, ये एक हाथी है जो पानी के पौंड के अंदर नहा रहा है। तपती हुई गर्मी ने इस हाथी को भी मजबूर कर दिया है कि वो गर्मी को कम करने के लिए पानी के अंदर मुस्तकिल नहाने पर मजबूर है। मेरे साथ सफारी चिड़ियाघर के डॉक्टर आमिर भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं सर, हाथी को गर्मी से बचाने के लिए और क्या इंतजाम किए जाते हैं कराची चिड़ियाघर में, और दीगर जानवर भी हैं, उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? जैसा कि आपने खुद बताया कि पूरा
मुल्क इस वक्त गर्मी से बेहाल है, लेकिन अल्लाह के शुक्र से कराची ज़ू के जानवर गर्मी से बेहाल नहीं है, क्योंकि इनके लिए बहुत अच्छे इंतजाम किए गए। आप देख रहे हैं हाथी की लत्तम वाला पॉन्ड मौजूद है, इसमें अपनी मर्ज़ी से नहाती है। शेडी इन्वायरमेंट है ताकि जानवर अपने आप को कम्फर्ट फील कर सकें। और दूसरे जानवर जैसे शेर है, दूसरे चिंपैंजी है, उसके अंदर बर्फ़ डालते हैं ताकि जानवर बर्फ़ के पास बैठ सके, बर्फ़ को लिक कर सके, बर्फ़ को खा सके और ये उससे इंजॉय कर सके ताकि अपने आप को कम्फर्ट फील कर सके। हाथी के लिए पॉन्ड का इंतजाम किया गया है, जबकि शेर के लिए बर्फ़ की स्लेबें भी रखी जाती हैं ताकि बढ़ने वाली गर्मी इन जानवरों की गर्मी की शिद्दत को कम कर सकें। ठीक है वजाहत, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। फलों का बादशाह आम अमेरिका पहुंच गया। अमेरिका भर में पाकिस्तानी आम की भारी कीमत पर फरोख्त जारी है। सिंधड़ी और चौंसा आम का बॉक्स पाकिस्तानी 9,500 रुपए में फरोख्त हो रहा है। देखते हैं ह्यूस्टन से कामरान जिलानी की रिपोर्ट। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।